मानसी गोस्वामी फ्रॉम द बायोसाइंस अरीना। सो आज की इस वीडियो में हम लिपिड को ही आगे कैरी ऑन करेंगे। ये लिपिड की दूसरी वीडियो है जिसमें कि हम फैटी एसिड के बारे में जानेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में हम लिपिड क्या होता है, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, फंक्शंस, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम जान चुके थे, प्रॉपर्टीज क्या होती है लिपिड की, ये सब हम अच्छे से जान चुके थे। और आपको उस वीडियो की लिंक चाहिए तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम फैटी एसिड को डिटेल में जानेंगे, जिसमें कि हम फैटी एसिड के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड कौन कौन से होते हैं, और इसी के साथ ओमेगा रेफरेंस सिस्टम एंड कार्बोक्सिल रेफरेंस सिस्टम, तो ये क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम अच्छे से डिटेल में जानेंगे। लिपिड के नोट्स चाहिए तो उस पीडीएफ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें कि कंप्लीटली लिपिड के बारे में समझाया गया है और पूरे कंप्लीट नोट्स हैं। सिर्फ उन नोट्स को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे कि आपको समझने में नोट्स को लिखने में दिक्कत ना हो। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड आई होप यू विल गेट ऑल द पॉइंट्स। तो फैटी एसिड सिंपलेस्ट फॉर्म होती है लिपिड की, जिसमें कि जो फैटी एसिड होता है ये बनता है COOH होता है एक टर्मिनल पे, और दूसरे टर्मिनल पे होते हैं हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन से क्या मतलब है, CH2 की एक लॉन्ग चेन होती है और लास्ट टर्मिनल पे COOH प्रेजेंट होता है। तो ये है सिंपल स्ट्रक्चर किसका, फैटी एसिड का, जिसमें कि ये जो COOH होता है ये होता है पोलर, विच मीन्स इट इज एसिडिक, और ये जो चेन होती है हमारी ये होती है नॉन पोलर। तो जिस कंपाउंड में पोलर और नॉन पोलर दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं तो उस कंपाउंड को हम एम्फियोपैटिक बोलते हैं। तो इसी फैटी एसिड है वो एम्फियोपैटिक होता है नेचर में। तो दूसरा पॉइंट इसका क्या हो गया। अब उसके बाद मैंने बोला कि COOH होता है एक टर्मिनल पे और लॉन्ग चेन होती है हमारी हाइड्रोकार्बन की CH3। तो यहाँ पर यानी कि कार्बन प्रेजेंट होता है, यानी कि CH2 प्रेजेंट होता है। अब COOH के पास में जो पहला कार्बन प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन बोलते हैं। और उसके बाद जो अल्फा कार्बन के नेक्स्ट होता है इसको हम बीटा कार्बन बोलते हैं। तो ये भी चीज क्लियर हो गया होगा। हम COH को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये जो चेन होती है ये कार्बन की 4 से 36 की हो सकती है, यानी कि जो नॉर्मली फैटी एसिड होता है उसमें 4 से 36 तक कार्बन प्रेजेंट हो सकती है। अगला पॉइंट क्या है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं इसमें जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो यूजुअली इवन नंबर में होते हैं। इवन नंबर से मतलब जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो इवन नंबर ही होंगे। इवन उसके बाद जो कॉमनली फैटी एसिड पाए जाते हैं वो कौन से फैटी एसिड पाए जाते हैं, जिसमें या तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो 16 या फिर हो 18। तो ये जो हमारी फैटी एसिड की चेन होती है, यहाँ पर CH3 प्रेजेंट होगा तो इस CH3 को हम ओमेगा बोलते हैं। तो ये जो हमारी चेन होती है इसमें जो बॉन्ड होते हैं ये डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं और सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो जिस फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जबकि जिस फैटी एसिड में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो ये मेन डिफरेंस होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। अब जिसकी वजह से फैटी एसिड की प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं, यानी कि जो अनसैचुरेटेड की प्रॉपर्टी होगी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये अलग होगी सैचुरेटेड फैटी एसिड से। तो जब हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम इसको अच्छे से जान लेंगे। अब उसके बाद एक और टर्म आता है सिस फैटी एसिड और ट्रांस फैटी एसिड। अब ये दोनों क्या है, बहुत आसान है। सिस और ट्रांस तो हमने और भी जगह भी पढ़ रखे हैं। तो अगर मान लीजिए हमारा ये कार्बन चेन है, हम इस कार्बन चेन में सिर्फ 2 कार्बन ले लेते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड है यानी कि अनसैचुरेटेड है, ठीक है। तो अगर जो हाइड्रोजन है इस तरीके से प्रेजेंट होता है तो ये जो स्ट्रक्चर बनाएगा ये बनाता है सिस फैटी एसिड। अगर ये इस तरीके से हो, एक ऊपर हो या एक नीचे हो, कोई सा भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो ये जो अब स्ट्रक्चर बना है ये बना है हमारा
ट्रांस फैटी एसिड। तो ये होते हैं सिस और ट्रांस फैटी एसिड। तो अब हम कह सकते हैं कि जो सैचुरेटेड होता है फैटी एसिड वो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें, और उसका अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, एक टर्मिनल पे CH3 होता है और फिर CH2 होते हैं N, और एक टर्मिनल पे होता है COOH। ठीक है, N यानी कि नंबर ऑफ चेन, कितनी चेन प्रेजेंट होगी CH2 की। और जो हमारा अनसैचुरेटेड होता है फैटी एसिड, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और डबल बॉन्ड एक भी हो सकते हैं या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि एक ही होगा या सभी में ही होंगे, तो एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो सकता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कुछ एग्जांपल है सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के, जैसे कि पहला है पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड में टोटल कार्बन कितने प्रेजेंट होते हैं, 16। अब अगला एग्जांपल है लैरिक एसिड, इसमें कार्बन कितने प्रेजेंट होते हैं, इसमें होते हैं 12। अगला है माइस्ट्रिक एसिड, इसमें 14 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। स्टेरिक एसिड में 18 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, और एरेटिक एसिड में टोटल 20 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, तो फिर 0 लिख सकते हैं। अब ये क्या चीज है, ये रेशो होता है कार्बन एटम और डबल बॉन्ड का रेशो होता है। तो कार्बन एटम ये और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 0 होते, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड को। अब उसके बाद हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तरफ देखते हैं, तो इसमें पाल्मिटोलिक एसिड में कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 16 प्रेजेंट होते हैं। ओलेक एसिड में 18 होते हैं, लिनोलिक में भी 18, इसमें भी 18 होते हैं, और इसमें 20 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि अनसैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट हो गए, तो कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इनका क्या होगा, तो इसमें एक होता है, इसमें भी एक होता है, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4 प्रेजेंट होते हैं। तो ये कार्बन एटम और डबल बॉन्ड का रेशो यहाँ पर इस तरीके से निकलता है। अब इनके बाद इनका सिस्टमैटिक नेम भी होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हमें ये पता है कि जैसे पाल्मिटोलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, ओलेक में भी एक होता है, लिनोलेक में 2 होते हैं। अब इनकी क्या पोजीशन है, या आपने की जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो इस चीज को भी क्लेरिफाई करने के लिए 2 सिस्टम बनाए गए हैं। पहला है कार्बोक्सिल रेफरेंस सिस्टम, दूसरा है ओमेगा रेफरेंस सिस्टम। सबसे पहले हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ओलेक एसिड का हम स्ट्रक्चर बनाए तो किस तरीके से होगा, लास्ट में होता है CH3 प्रेजेंट और CH2 की चेन होती है, तो इस तरीके से बनेगा CH2। अगर हम कार्बोक्सिल रेफरेंस सिस्टम के अकॉर्डिंग काउंटिंग करेंगे तो कार्बोक्सिल ग्रुप की तरफ से करेंगे, यानी कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो डबल बॉन्ड कहाँ पर है, कार्बन 9 पर, यानी कि 9 और 10 के बीच में, यानी कि डबल बॉन्ड है हमारा यहाँ पर। तो अब ये हो जाएगा CH हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। रेफरेंस सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे इसको डेजिग्नेट करेंगे, यानी कि हम कैसे लिखेंगे, तो कार्बोक्सिल रेफरेंस सिस्टम को हम इस ट्राइंगल, स्मॉल ट्राइंगल से दिखाते हैं, जबकि ओमेगा रेफरेंस को हम ओमेगा के साइन से दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें ये जो H होता है ये सिस फॉर्म में होता है, सिस से मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा, तो ये हो गया सिस। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ओलेक एसिड में जो कार्बोक्सिल रेफरेंस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कार्बन नंबर 9 पर डबल बॉन्ड है और सिस फॉर्म में प्रेजेंट है ये। अब अगर हम ओमेगा रेफरेंस सिस्टम में देखें तो क्या होगा, मैंने पहले बताया था जो ओमेगा होता है वो हम CH3 को रिप्रेजेंट करते हैं, जब मैंने चेन बताई थी CH3 इसको ओमेगा से करते हैं, और ये जो होता है हमारा कार्बन होता है COOH, जो COH के बराबर में जो पहला कार्बन होता है वो अल्फा होता है और ये वाला बीटा होता है। तो अब हम ओमेगा रेफरेंस सिस्टम में काउंटिंग कहाँ से करेंगे, हम ओमेगा से करेंगे। तो काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7
8 और 9। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये भी 9th कार्बन पे आ रहा है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर ओमेगा के रेफरेंस में ओमेगा और 9 इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये कार्बन 9 और 10 के बीच में आ रहा है, ये कार्बन अब 10 हो जाएगा। इस ओलेक एसिड को हम सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं? 18:1:9। तो अब अगर हमें ये ही दे दिया जाए तो हम बता सकते हैं कि ये ओलेक एसिड है। कैसे? 18 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, और वो डबल बॉन्ड कहाँ पर है? कार्बोक्सिल ग्रुप से 9th कार्बन पे बना हुआ है। और अगर हम यहाँ पर कर दें इसको इस तरीके से, ठीक है, तो वो ही सेम बनेगा। 18 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड कहाँ पर है? ओमेगा की तरफ से 9th कार्बन पे, यानी कि 9 और 10 के बीच में है। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर किया जाता है। अब इसका पूरे एक टेबल भी दे रखी है यहाँ पर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की, जिसमें कि सिस्टमैटिक नेम भी दे हुए हैं और कार्बन एटम और डबल बॉन्ड का रेशो भी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से आप पूरे अच्छे से याद कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं फैटी एसिड्स के, जैसे कि इट वर्क्स एज अ सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, यानी कि सिग्नलिंग में भी वर्क करता है, सेल्यूलर फ्यूल की तरह भी वर्क करता है, यानी कि सोर्स प्रोवाइड कराता है, कंपोजिशन ऑफ हार्मोन्स एंड लिपिड्स, यानी कि लिपिड और हार्मोन्स जो होते हैं उनके कंपोजिशन में वर्क करता है। उसके बाद प्रोटीन का जो मॉडिफिकेशन होता है उसमें भी एनर्जी स्टोर करता है विद इन द एडिपोज टिश्यू, जिन्हें हम फैट सेल्स भी बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं फैटी एसिड्स के। अब हम बात करते हैं असेंशियल फैटी एसिड के बारे में। क्या होते हैं असेंशियल फैटी एसिड? Those fatty acid which cannot be synthesized by animals is known as essential fatty acid। यानी कि वो फैटी एसिड जो एनिमल खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं अपनी बॉडी में, और वो फैटी एसिड लेते हैं अपने डाइट के थ्रू, तो उस फैटी एसिड, उन फैटी एसिड्स को हम बोलते हैं असेंशियल फैटी एसिड। ये तो एग्जांपल है असेंशियल फैटी एसिड के, जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, ये हम डाइट के थ्रू लेते हैं। इसी का ही जस्ट एक और अपोजिट टर्म आता है नॉन असेंशियल फैटी एसिड। तो वो फैटी एसिड जो हमें डाइट के थ्रू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है, खुद ऑब्टेन कर सकती है, तो उन फैटी एसिड्स को बोलते हैं हम कौन से? नॉन असेंशियल फैटी एसिड। नॉन असेंशियल फैटी एसिड का मतलब ये नहीं कि हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है, लेकिन हमें अलग से डाइट से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी बॉडी खुद सिंथेसिस कर सकती है, खुद इसके मेटाबॉलिज्म हो सकते हैं। और हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैटी एसिड। अब जो फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हर फैटी एसिड में वेरी करता है। कैसे? किस किस पे डिपेंड करता है फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट? पहला है लॉन्ग चेन, यानी कि जो हमारा फैटी एसिड है वो कितनी लंबी है इस पे डिपेंड करेगा। दूसरी किस चीज पे डिपेंड करता है? प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, यानी कि जो हमारा फैटी एसिड है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, तो इस पे भी डिपेंड करता है। अगला है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो कितने हैं, इस पे भी डिपेंड करता है, 2 है या 3 है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। और साथ में कि जो हमारा फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। ऑफ कोर्स कि डबल बॉन्ड पे डिपेंड कर रही है उसकी मेल्टिंग पॉइंट, तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पे भी डिपेंड करेगी। इसी के साथ जो हमारा फैटी एसिड है उसमें अगर वो अनसैचुरेटेड है, इसका मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और उसमें सिस और ट्रांस भी देखा जा सकता है। सिस और ट्रांस क्या होता है इस बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि अगर हमारा हाइड्रोजन सेम साइड प्रेजेंट होगा तो ये सिस होता है, और अगर हमारा हाइड्रोजन अल्टरनेट तरीके से प्रेजेंट होता है तो ये होता है ट्रांस। तो इस पे भी मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड।
तो लॉन्ग चेन पे कैसे डिपेंड करती है, जितनी ज़्यादा लंबी चेन होगी फैटी एसिड की उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि लॉन्ग चेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फैटी एसिड। उसके बाद है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि किसी भी चेन में जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उतना ही कम होगा। मान लीजिए हमारे पास दो फैटी एसिड है, फैटी एसिड A1 या फैटी एसिड 2, तो अब मेल्टिंग पॉइंट किसका कम होगा, जिसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे। तो फैटी एसिड 1 में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा है। अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में कैसे वेरी करता है। तो जो हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा इसमें क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड की वजह से जो अनसैचुरेटेड होता है वो मोर रिजिड हो जाता है। अब रिजिड की वजह से क्या होता है कि ये क्रिस्टल फॉर्म सही से नहीं बना पाता है, क्रिस्टल यानी कि सॉलिड फॉर्म में सही से नहीं आ पाता है। तो जिसकी वजह से अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट लो होता है इन कंपैरिजन टू सैचुरेटेड। तो सीधे सीधे सैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट होता है ज्यादा और अनसैचुरेटेड का मेल्टिंग पॉइंट होता है कम। और अनसैचुरेटेड में भी जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो उतनी ही उसकी मेल्टिंग पॉइंट और कम होगी। क्यों? सेम रीजन है कि वो सही से क्रिस्टल फॉर्म नहीं बना पाते हैं, तो इस वजह से कम होता है। कि सिस में और ट्रांस दोनों में किस में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा या कम होगा, तो जो सिस अनसैचुरेटेड होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है कम इन कंपैरिजन टू ट्रांस। तो ट्रांस का ज्यादा होता है, सिस का कम होता है। तो ये चीज आसानी से समझ में आनी चाहिए। क्या है कि जितनी लंबी चेन होगी हमारी फैटी एसिड की उसका उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। दूसरा क्या कि प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या नहीं होगा इस पे भी डिपेंड करता है। यानी कि अगर नहीं है तो वो सैचुरेटेड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो अनसैचुरेटेड है, तो अगर अनसैचुरेटेड है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। अगला क्या रीजन है कि जितने ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे हमारे फैटी एसिड में उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा कम होगा। अगला, अगर हमारा सिस फॉर्म में है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तो इसका कम होगा मेल्टिंग पॉइंट, और अगर वो ट्रांस फॉर्म में है तो इसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहाँ खत्म होती है हमारी आज की वीडियो। अब उसके नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल क्या होता है, वैक्स क्या होता है, सैपोनिफिकेशन क्या होते हैं, इनके कॉमन स्ट्रक्चर, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोटेक्नोलॉजी के अदर ब्रांचेस से रिलेटेड जैसे कि सेल बायोलॉजी या फिर वायरोलॉजी और भी अदर बायोलॉजी के ब्रांचेस से रिलेटेड वीडियोस के लिए विद नोट्स आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। थैंक यू।